नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। भारत और रूस के बीच शिखर वार्ता, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारिक सहयोग और आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा। मेक इन इंडिया के तहत प्रधानमंत्री का निवेश पर जोर। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की भाषा पर उठाए सवाल। ब्लॉग में लिखा, किसी को भी अभद्रता का अधिकार नहीं। आम आदमी पार्टी ने कहा, अपने नेताओं को संभाले बीजेपी। कीर्ति आजाद के समर्थन में सुब्रमण्यम स्वामी, पूछा क्रिकेट का मुद्दा, पार्टी अनुशासन में कैसे। आजाद ने की प्रधानमंत्री से दखल की मांग। दिल्ली में बाहर से आने वाले निजी कारों पर भी लागू होगा सम विषम फार्मूला। वीवीआईपी, वरिष्ठ नागरिकों और महिला ड्राइवरों को छूट। नियम तोड़ने पर 2000 का जुर्माना। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 70 नक्सलियों का आत्मसमर्पण, 15 महिलाएं भी शामिल। प्रशासन ने दिया पुनर्वास का भरोसा। और आइए देखते हैं पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के रूस दौरे पर हैं और जहां पर दोनों देशों के बीच शिखर वार्ता हुई। ये बैठक मॉस्को के क्रेमलिन में हुई, जहां पर दोनों देशों के बीच कई अहम करार हुए। भारत और रूस के बीच में जो अहम करार हैं उसमें रक्षा, ऊर्जा और कृषि, व्यापार के क्षेत्र में सहयोग, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, संयुक्त राष्ट्र में सुधार के मुद्दे शामिल रहे। बुधवार रात नरेंद्र मोदी के स्वागत में आयोजित किए गए भोज में व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें महात्मा गांधी की एक डायरी का एक पन्ना और 18वीं सदी की भारतीय तलवार भी भेंट की थी। और प्रधानमंत्री के रूस दौरे और वहां पर जो तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ द हिंदू की राजनयिक संपादक सुहासिनी हैदर हैं। सुहासिनी, स्वागत है आपका। सुहासिनी, आपकी नज़र में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें इस दौरे को लेकर कही जा रही हैं और सबसे बड़ा जो कहा जा रहा है वो है मेक इन इंडिया, और दूसरा एक ही सुरक्षा के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में कुछ अहम जो करार जिसकी बात हो रही है। क्या कुछ बड़े पॉइंट्स हैं जो आपकी नज़र में दोनों देशों के बीच खास क्रूशियल दिखते हैं इस बीच? बिल्कुल, कविंद्र, अगर आप इस दौरे को देखें और आपको जैसे मालूम है, भारत और रूस के बीच में बहुत गहरे संबंध हैं और उन दोनों देशों के बीच में हर साल एक एक समिट मीटिंग होती है। पिछले साल प्रेसिडेंट पुतिन इधर आए थे, इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधर गए हैं मॉस्को। और मुझे लगता है इस साल में अगर आप देखना चाहें कि क्या फ़र्क है पिछले साल से या उसके पहले से, 3 मुद्दे निकल आते हैं अगर आप देखें। एक तो ये है कि पिछले कुछ सालों से अगर आप आंकड़ों को देख रहे हैं, तो आपको दिखेगा कि भारत की जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है, डिफेंस परचेसेस हैं, सबसे ज़्यादा या तो यूएस या इज़राइल से आ रहे हैं। हालाँकि पिछले मतलब कुछ डेकेड से रूस सबसे आगे था। पिछले 5-6 साल से अगर आप देखें तो यूएस या इज़राइल सबसे आगे था। तो यहाँ पर एक शिफ्ट हुआ है और जो भारत रूस से आज जिस चीज़ों पे साइन करना चाह रहा है और जो वो आशा है कि वो करेगा, उससे ज़ाहिर है कि रूस एक बार फिर भारत का सबसे नंबर 1 मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लायर बन जाएगा। दूसरा शिफ्ट हमने जो देखा है इस विजिट में, अब तक जो भी मीटिंग्स हुई हैं और भारत और रूस के इतने गहरे संबंध या तो पीपल टू पीपल लेवल पे हुए हैं या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे हुए हैं। अगर आप देखें हमारे जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो कॉर्पोरेट्स है, वो इतना इन्वॉल्व नहीं है रूस के साथ संबंधों में। तो मुझे लगता है पिछले सालों में हमने थोड़ा-सा इस तरह यहाँ का रुख भी हमने देखा है बदलते हुए ऊर्जा के क्षेत्र में। इस बार हम ये देख रहे हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स जैसे टाटा और रिलायंस डिफेंस के क्षेत्र में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जो एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप था दोनों के बीच में, अब ये एक प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी इसमें आ रहे हैं, प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें आ रहे हैं और लोगों का मानना है कि इससे बहुत बढ़ोतरी होगी दोनों के संबंधों में। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि हम एक 2015 को अगर देख लें तो ये ऐसा साल है जहां जाहिर है कि भारत अमेरिका के साथ बहुत बहुत
पास निकट आ गया है बिल्कुल। और पर्टिकुलरली डिफेंस टाइज पे। तो अगर आप पूरे साल का आप अगर ब्यौरा करें और देखें कि कहाँ-कहाँ भारत ने एक मैरीटाइम कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया था, कहाँ हमारे डिफेंस मिनिस्टर अभी गए थे एक मिलिट्री बेस पे अमेरिका में, जो पहली बार था कि रक्षा मंत्री भारत के किसी अमेरिकन मिलिट्री बेस पे गए हैं। अगर बीच में आप देखें जो भी अमेरिका और भारत के बीच में जॉइंट प्रोडक्शन डिफेंस पे बातें हुई हैं, तो इस साल में हमने भारत को यूएस के बहुत करीब जाते हुए देखा है। लेकिन इस साल के अंत में जो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों से, उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था इताद टास्क को, और वहां पर मॉस्को में जो ये नए डील्स बनाए जा रहे हैं, उससे जाहिर है कि भारत रूस के साथ भी अपने संबंध गहरा रखना चाहता है। ये नहीं है कि अगर वो यूएस से करीब आ गया है कि इसका मतलब है कि रूस से कहीं नाता क्या तोड़ रहा सुहासिनी है। ये माना जाए कि ये एक तरीके से करेक्शन का फेज भी दिख रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि पहली बार रूस से पाकिस्तान को कुछ हेलीकॉप्टर से हथियारों की सप्लाई की बात हो रही थी और उसी दिशा में जो भारत की चिंताएं थी, और हालांकि विपक्षी दल ये आरोप भी लगा रहे थे कि सरकार ने अपने पुराने दोस्त का साथ छोड़ दिया है और दूरियां बढ़ रही हैं, तो शायद उन दूरियों को एक बार फिर से पाटने की कवायद। बिल्कुल कविंद्र, मुझे लगता है अगर आप डिप्लोमेट से पूछें तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम ये कोई ज़ीरो सम गेम नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पर बहुत ही कंसर्न है इस बात के पे कि इतने सालों से रूस ने कभी पाकिस्तान के साथ कोई मिलिट्री टाइज़ नहीं किए हैं। लेकिन पिछले साल में वो आप जैसे कि ज़िक्र कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स की बात हुई है, जेट इंजन्स के लिए क्लिमोव इंजन्स की बात हुई है, उनके JF-17 जेट्स के लिए। इसके अलावा जो डेफ एक्सपो हुआ था वहाँ पाकिस्तान में, उसमें रूस पहली बार एक डेलीगेट बना है। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है जनरल रहील शरीफ, वो वहाँ मॉस्को गए थे, एक बहुत शानदार उनको रिसेप्शन मिला था। तो ये सब इंडिकेटर्स देख के भी भारत में कुछ तो अनबन हुई होगी। इसके अलावा जैसे आप कह रहे हैं कि रूस की तरफ से भी थोड़ा सा शक है कि भारत किस तरफ जाना चाहती है। बिल्कुल। क्या ये बिल्कुल रूस को छोड़ के यूएस के साथ जाना चाहती है? तो इन दोनों के बीच में जो आशंकाएं हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या क्लैरिटी की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि ये भी इस दौरे का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था। चलिए सुहासिनी, फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम यात्रा पर अपना पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। आज सरोकार में बात देश में बढ़ते जन आक्रोश और उसके दबाव में आती राजनीति की। पब्लिक प्रेशर डेमोक्रेसी में तो रहेंगे। प्रजातंत्र का मजा ही है कि आपके पास पब्लिक ओपिनियन आपके पास आए। दबाव पड़ता है, सांसद भी इंसान ही है और ये भी सच है कि इस बिल के पारित होने में विलम्ब हुआ है। आज हमने 16 साल लिए, क्या फिर हम एक नया कानून लाएंगे जो 15 साल का होगा? हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट को डिसरिस्पेक्ट किया है इस तरह के बिल को पारित करके। समाज में एक डर होना चाहिए कि अगर मैं कुछ गलत करता हूँ या मैं कुछ गलत करती हूँ तो मेरे ऊपर एक्शन होगा। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। बीजेपी से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद के समर्थन में आज वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी उतर आए। उन्होंने अपने ट्वीट में क्रिकेट का मामला राजनीतिक अनुशासन से जोड़ने पर सवाल उठाया। इस बीच पार्टी के 4 वरिष्ठ नेताओं की आज हुई बैठक में भी सियासी माहौल को गरमा दिया। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने गुरुवार को ट्वीट कर कीर्ति आजाद के निलंबन पर सवाल उठाया। उन्होंने जानना चाहा कि क्या क्रिकेट का मामला पार्टी के अनुशासन के तहत आता है। इस बीच कीर्ति आजाद ने प्रधानमंत्री से निलंबन की वजह पूछी। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सेवक संघ की सदैव यह बात रही कि भ्रष्टाचार हटना चाहिए। आज मैं भाई नरेंद्र मोदी जी से कहूंगा कि इसमें अवश्य घुसें, आए, बीच में देखें और बताएं कि मेरी गलती क्या है। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी के घर पर 4 नेता अनौपचारिक रूप से मिले। इनमें लालकृष्ण आडवाणी, यशवंत सिन्हा और शांता कुमार थे। हालांकि शांता कुमार ने इसे केवल सौजन्य मुलाकात बताया। पार्टी के पुराने तो आपस में मिलते जुलते तो रहते हैं, तो वैसे मिले और चाय पी और बातचीत हुई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने DDCA विवाद पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। जो व्यक्ति पहले कहते थे
ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो आज बिल्कुल चुप है। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं और लोगों का भरोसा टूट रहा है। उन्हें एक्शन लेना चाहिए, उन्हें इंक्वायरी करानी चाहिए। राहुल गांधी के आरोप पर बीजेपी ने वित्त मंत्री का बचाव किया। पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के तहत देश के वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली साहब पर झूठे अनर्गल आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इसके पहले दिन से ही इनको सिरे से खारिज किया है। डीडीसीए में कथित भ्रष्टाचार का मामला उठाने वाले कीर्ति आजाद को बुधवार को बीजेपी ने निलंबित कर दिया था। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फेसबुक पोस्ट में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की भाषा पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के पास अभद्रता का अधिकार नहीं है। वित्त मंत्री ने लिखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने विधानसभा के भीतर और बाहर प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया उसे क्या कहा जाए। उन्होंने सलाह दी कि संवैधानिक पदों पर बैठने वालों को संयमित भाषा बोलनी चाहिए। हालांकि आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी पहले अपने नेताओं को संभाले। इसका बहुत ज्यादा श्रेय तो खुद बीजेपी को जाता है कि जिन्होंने राजनीति को जिस तरीके से अखाड़ा बना रखा है। आज ऐसी कोई पार्टी नहीं जिसके लोगों को इन्होंने टारगेट करना ना शुरू कर, जिसके उन्होंने गाली गलौज का इस्तेमाल ना किया गया हो। तो बजाय हमको सीख ना दें, अपनी पार्टी के लोगों को सीख लें, बेहद बेहतर है। बाहर से दिल्ली आने वाली सभी निजी कारों पर सम विषम फार्मूला लागू होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दोपहिया और सीएनजी गाड़ियां इसमें शामिल नहीं होगी। साथ ही नियम तोड़ने वालों पर 2000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान होगा। जनता को सहयोग करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को सम विषम योजना का खाका पेश किया। इसकी अधिसूचना सोमवार को जारी होगी। 1 से 15 जनवरी तक ये योजना रविवार को छोड़कर हर दिन सुबह 8 से रात 8 बजे तक लागू होगी। एक अच्छी शुरुआत है, शुरू करते हैं। एक्सपीरियंस जैसे जैसे रहेगा उसके बाद 2 व्हीलर्स को भी बाद में इंक्लूड कर लेंगे जब हमें लगेगा कि इस कैपेसिटी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये नियम न केवल दिल्ली की बल्कि दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर भी लागू होगा। हालांकि आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, दमकल, पुलिस, परिवहन विभाग को इस नियम से बाहर रखा गया है। इसके अलावा सीएनजी और दोपहिया वाहनों के साथ महिला ड्राइवरों और विशेष रूप से सक्षम लोगों को ले जाने वाले वाहनों को भी छूट मिलेगी। वीवीआईपी हस्तियों को योजना से बाहर रखा गया है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री पर सम विषम नियम लागू होगा। लोगों को परेशानी से बचाने के लिए 10,000 ऑटो और 6,000 अतिरिक्त बसें 1 जनवरी से सड़कों पर उतारने की योजना है। वहीं यातायात प्रबंधन के लिए 10,000 स्वयंसेवक भी लगाए जाएंगे। ये तकलीफ हमारे लिए ही है, आपस में हम सब लोगों के लिए तकलीफ उठा रहे हैं। इसमें सरकार को कुछ भी नहीं मिलने वाला। हम सब लोगों को अच्छी हवा मिल सके, अच्छा पर्यावरण मिल सके, तो इसमें सबको पार्टिसिपेट सब लोग करें, मेरी ऐसी सब लोगों से अपील है। बीजेपी ने कहा है कि इस योजना को जमीन पर उतारना सबसे बड़ी चुनौती है। वहीं कांग्रेस का मानना है कि इससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ेंगी। असली बात है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। और जहां तक ऑड इवन की बात है, इसमें कई कठिनाइयां आ सकते हैं यदि दिल्ली सरकार एक अच्छे पॉजिटिव मंशा के साथ बिना किसी पे आरोप लगाए हुए सबके साथ काम करे, अलग एजेंसीज के साथ, नहीं तो दिक्कतें पैदा होंगी। 1 से 15 के बीच में एक असामान्य जीवन पर आप कोई एक पद्धति को चलाएंगे तो उसका एक असर होगा, लेकिन एक ऊपर से नीचे मिलके केवल नाटक होगा और ना इसका कोई सकारात्मक असर होगा। इसमें कोई भी दूरगामी ना हम कोई अनुभव ले पाएंगे। दिल्ली में करीब 20 लाख कारें हैं। इस योजना के बाद 1 जनवरी से आधी कारें सड़कों पर नहीं उतरेंगी। इससे प्रदूषण और जाम से निजात मिलने की उम्मीद है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। और आइए अब सुनते हैं सम विषम फार्मूले पर स्थानीय लोगों की क्या राय है। कार पे फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर पाते थे, अपनी मर्जी से जा पाते थे, इवन इफ यू हैव टू बोर्ड अ बस फ्रॉम सम पॉइंट, बट अब सोच रहे हैं 2 व्हीलर पे धक्के खाने पड़ेंगे। अपनी स्किन बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का क्लू लेकर के एक तुगलकी फरमान है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसी बहाने पता लग जाएगा कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो मेरे ख्याल से इतने जल्द लोग जिस तरह रिएक्शन दे रहे हैं कि नहीं ये गलत है, दिस एंड दैट, क्रिटिसाइज करने से पहले एटलीस्ट एक बार हमें देखना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट क्या आता है। क्या पता कुछ अच्छा एक ऑल्टरनेटिव और निकल के आए। अभी तो ये 15 दिन के लिए तो है। लेट अस सी, पीपल आर वर्किंग इन IITs एंड ऑल, दे विल सजेस्ट सम वेज टू कर्ब द पोल्यूशन। मेट्रो यूज करेंगे,
मतलब आप वर्क प्लेस के पास मेट्रो, जिनके पास, हमारे पास पॉसिबिलिटी है मेट्रो यूज़ करने की, तो वी विल ट्राई। प्रदूषण की वजह से भारत ही नहीं दुनिया के दूसरे देश भी खासे परेशान हैं। अब इटली के मिलान शहर में प्रदूषण के चलते 28 से 30 दिसंबर तक के लिए सड़कों पर चलने वाले वाहनों पर रोक लगाई दी। मिलान शहर इस वक्त धुंध की समस्या से जूझ रहा है, जिसके चलते शहर की आबो हवा में फैला प्रदूषण एक बड़े स्तर पर पहुंच चुका है। इन 3 दिनों में लोग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सड़कों पर गाड़ियां, मोटरसाइकिल या फिर स्कूटर नहीं चला सकेंगे। इस दौरान लोगों को पूरे दिन के लिए 1.5 यूरो का एक विशेष टिकट जारी किया गया है। इसके जरिए लोग सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर सकेंगे। आपको बता दें कि मिलान में बारिश न होने के चलते बीते कुछ हफ्तों में प्रदूषण में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में चीन में भी इसी के चलते रेड अलर्ट जारी किया गया था। दिल्ली में अब सर्किल रेट से कम पर भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो सकेगी। हाई कोर्ट ने इसका रास्ता साफ कर दिया है। अब इस पर फैसले का अधिकार रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार को दे दिया गया है। जानकारी से जहां उपभोक्ता के पक्ष में फैसला बता रहे हैं, वहीं राजस्व घटने की आशंका भी जताई जा रही है। दिल्ली में सस्ती प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त का रास्ता आसान हो गया है। हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब राजधानी के किसी भी इलाके में ऐसी संपत्तियों की रजिस्ट्री सर्किल रेट से कम पर कराई जा सकती है जिनकी कीमत उस इलाके के न्यूनतम सर्किल रेट से भी कम है। संपत्तियों की कीमत के आकलन का अधिकार सब रजिस्ट्रार को दिया गया है। जरूरी नहीं है सर्कल रेट और स्टैंप जो आपका मार्केट रेट है बराबर हो। कुछ जगह में मार्केट रेट ज़्यादा है और सर्कल रेट कम है, 60 से 80% तक हैंगे। और जो कोई प्रॉपर्टी अनसोल्ड है, वहाँ पर कोई बायर नहीं है, क्योंकि सर्कल रेट बहुत ज़्यादा है, लोगों को स्टैंप ड्यूटी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, स्पेशली कैटेगरी ए का, चाहे वो कनॉट प्लेस सराउंडिंग का एरिया या साउथ दिल्ली का एरिया। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति RS एंडलॉ की खंडपीठ ने भारतीय स्टाम्प सेक्शन 47A के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन सर्किल रेट से कम कीमत पर किया जा सकता है। वर्तमान नियम के मुताबिक अभी रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार को विवादित, अनाधिकृत और गंदे इलाकों में संपत्ति का रजिस्ट्रेशन सर्किल रेट से कम पर करने का अधिकार है। सर्किल रेट से कम पर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होने से खरीदार को कम पैसा चुकाना होता है। अदालत के आदेश के बाद अब सर्किल रेट से कम पर रजिस्ट्री होने से लाखों लोगों को कम स्टैंप शुल्क चुकाना होगा। अभी तक अगर प्रॉपर्टी की कीमत एरिया के सर्किल रेट से कम है तो रजिस्ट्रार उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करने से मना कर देता था। इससे प्रॉपर्टी की कीमत कम होने के बावजूद रजिस्ट्री कराने वाले को अधिक स्टैंप ड्यूटी का भुगतान करना होता था। दिल्ली गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि उसको अपने सर्किल रेट रिवाइज कर देने चाहिए मार्केट के हिसाब से। वो टाइम टू टाइम रिवाइज करें, जो मार्केट रेट है उस हिसाब से रखें, ताकि सब रजिस्ट्रार को बहुत ज़्यादा अख्तियार ना दिए जा सके। हालांकि कोर्ट के इस आदेश से सरकारी राजस्व को भारी चपत लग सकती है। जानकारों का यह भी कहना है कि इससे जमीन की खरीद फरोख्त में अधिकारियों की भूमिका बढ़ेगी, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना एक बड़ी चुनौती होगी। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर अस्थायी शिक्षकों ने आज प्रदर्शन किया। ये शिक्षक खुद को स्थायी करने की मांग कर रहे थे, जिन्हें हटाने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। सुबह से ही ये अस्थायी शिक्षक मुख्यमंत्री के घर के बाहर जमा होने शुरू हो गए और मुख्यमंत्री से मुलाकात न होने के बाद इनका प्रदर्शन और तेज हो गया। दरअसल आम आदमी पार्टी ने चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में ठेकेदारी पर काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने की बात कही थी। उल्फा महासचिव गोलप बरुआ उर्फ अनूप चेतिया को आज गुवाहाटी सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। पुलिस ने ये जानकारी दी है। बुधवार को ही चेतिया को उसके खिलाफ दर्ज 4 आखिरी मामलों में जमानत मिली थी, जिससे उसकी जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया था। बांग्लादेश ने चेतिया को भारत के सुपुर्द किया था। सीमा पार घुसपैठ, फर्जी पासपोर्ट रखने और अवैध तरीके से विदेशी मुद्रा रखने के आरोप में बांग्लादेश की पुलिस ने चेतिया को 1997 में गिरफ्तार किया था और तब से वो वहाँ की जेल में बंद था। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 70 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें 15 महिलाएं भी शामिल हैं। आधा दर्जन गांवों के करीब 1500 लोगों ने मिलकर यह समर्पण करवाया है। माना जा रहा है कि सरकार की नक्सल पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। सरकार के लिए इतनी बड़ी संख्या में एक साथ नक्सल समर्थकों के समर्पण की इस पहली बड़ी सफलता है। एक महीने में ये दूसरा बड़ा आत्मसमर्पण है। कुछ दिनों पहले इसी इलाके में एक साथ 26 लोगों ने समर्पण किया था।
120 केसेस को हम स्टडी करने के बाद 70 लोगों को नाम हमारा रिकॉर्ड्स में होने से 70 लोगों को आज हम लोगों ने सरेंडर कराया। प्रोत्साहन राशि जो घोषित है सबको एक 10-10 हज़ार का प्रोत्साहन राशि प्रदान किया गया। कुछ लोग भरमार बंदूक, कुछ छोटा छोटा बम और पाइप बम के साथ भी आए हुए थे, उनको भी इनाम मिलेगा। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार सीमा पर निगरानी तंत्र मजबूत करने के लिए काम कर रही है और इसके लिए सरकार सशस्त्र सीमा बल के गैर वर्दीधारी कर्मियों की सुविधाएं वर्दीधारियों के बराबर करने पर भी विचार कर रही है। गृहमंत्री आज दिल्ली में सशस्त्र सीमा बल के 52वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर गृहमंत्री ने भारत नेपाल सीमा पर तस्करी रोकने, राष्ट्र विरोधी तत्वों पर लगाम लगाने और अवैध कारोबार रोकने में एसएसबी की भूमिका की तारीफ की। गृहमंत्री ने नेपाल भूकंप के बाद आपदा प्रबंधन में एसएसबी के योगदान को भी अहम बताया। एसएसबी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है भारत नेपाल और भारत भूटान सीमाओं की सुरक्षा में, और साथ ही साथ सोशल वेलफेयर से रिलेटेड भी काम सशस्त्र सीमा बल करता रहा। सशस्त्र सीमा बल की उत्कृष्टता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए सशस्त्र सीमा बल बधाई का पात्र है। सऊदी अरब में एक अस्पताल में आग लगने से 31 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। आग दक्षिणी सऊदी अरब के जजान जनरल हॉस्पिटल के आईसीयू और जच्चा बच्चा सेंटर में लगी। आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। इराकी सुरक्षा बलों का रमादी में आगे बढ़ना जारी है। सुरक्षा बलों ने रमादी के ज़्यादातर इलाकों को आईएस आतंकियों से मुक्त करा लिया है। अनबार प्रांत की राजधानी रमादी के ज्यादातर इलाकों पर फिर से कब्जा कर लिया है। सेना और आईएस के बीच कड़े संघर्ष के बाद सेना को यह कामयाबी हासिल हुई। रमादी पर सेना का कब्जा आईएस संगठन के लिए बड़ा झटका है। सुरक्षा बलों को मिल रही कामयाबी से सैनिकों के हौसले बुलंद हैं। राजधानी बगदाद से 100 किलोमीटर दूर इस शहर पर कब्जे के लिए सेना ने नवंबर में अभियान शुरू किया था। ये आईएस से छुड़ाया जाने वाला दूसरा प्रमुख शहर है। अप्रैल में तिकरित पर कब्जे के बाद ये इराकी सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी है। रमादी पर कब्जे के बाद सेना की कोशिश फलूजा को आतंकियों से मुक्त कराने की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पैगंबर मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश यानी कि ईद मिलादुल नबी आज भारत समेत दुनिया भर में मनाया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब के उपदेश हमें मानवता के कल्याण के लिए काम करने और भाईचारे की प्रेरणा देते हैं। उपराष्ट्रपति ने संदेश में कहा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन और उनके उपदेशों से दया, सहनशीलता और आपस में सद्भाव बनाए रखने की शिक्षा मिलती है। कल क्रिसमस है और देश और दुनिया के बाजारों में रौनक है और लोग सांता क्लॉज की ड्रेस से लेकर दूसरे सामान और केक की खरीदारी में जुटे हैं। क्रिसमस के मौके पर गिरजाघरों में विशेष सजावट की गई है और आज आधी रात को 12 बजे चर्च में प्रार्थनाएं होंगी और कैरल्स गीत गाए जाएंगे। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते आते एक नज़र देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों पर। नमस्कार। असम में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू कर दिया गया है। इससे राज्य में करीब 58 लाख परिवारों के 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा मिलने का अनुमान है। योजना के तहत एक व्यक्ति को 3 रुपए किलो के हिसाब से महीने में 5 किलो चावल दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में ईद ए मिलाद के जुलूस के दौरान आतंकवादियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। गोलीबारी में एक अधिकारी और कांस्टेबल घायल हो गए। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है।
मुंबई से सटे उपनगर कल्याण में आर्य गुरुकुल स्कूल में गुरुवार को गुब्बारे में गैस भरने वाले सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। हादसे में गुब्बारे बेचने वाले व्यक्ति की मौत हो गई है। इस दुर्घटना में 8 बच्चों समेत 13 लोग जख्मी हो गए हैं। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के कटकड़डुमा कोर्ट में हुई गोलीबारी में जान गंवाने वाले हेड कांस्टेबल को श्रद्धांजलि दी। बुधवार को एक अपराधी को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाते हुए ये हमला हुआ था। बिहार की राजधानी में लगातार बढ़ते वायु और ध्वनि प्रदूषण की वजह से नीतीश सरकार ने 15 साल से पुरानी डीजल वाहनों पर रोक लगाने का फैसला किया है। इस अभियान के तहत शहर में गैर जरूरी सायरन, हूटर और हॉर्न बजाने पर भी रोक लगाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक महिला सहित 2 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन पर पुलिस दलों पर हमला करने और हत्या सहित कई नक्सली घटनाओं में शामिल होने का आरोप है। रेलवे ने तत्काल टिकट के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें शुक्रवार से लागू होंगी। स्लीपर क्लास में अब 175 रुपए की जगह 200 रुपए लगेंगे। AC 3 में अधिकतर 400 और न्यूनतम 300 रुपए लिए जाएंगे। AC 2 और एग्जीक्यूटिव श्रेणी के यात्रियों को अब अधिकतम 500 रुपए देने होंगे। नाइजीरिया में समुद्री डाकुओं के चंगुल से 5 भारतीय नाविकों को छुड़ा लिया गया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर सहयोग के लिए नाइजीरिया के राष्ट्रपति का आभार जताया। रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने गुरुवार को केबल पुल का उद्घाटन किया। बसोहली पुल भारत में अपनी तरह का चौथा और उत्तर भारत का पहला पुल है। इससे पहले देश में कोलकाता में हुगली पुल, इलाहाबाद में नैनी पुल और मुंबई में राजीव गांधी सी लिंक बनाए जा चुके हैं। पुल की कुल लंबाई 592 मीटर है, जिसमें 350 मीटर का हिस्सा केबल पर आधारित है। बाकी हिस्सा सामान्य पुल की तरह है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर इलाके में हाथियों के एक झुंड ने आतंक मचा रखा है। हाथियों ने गांव में घुसकर उत्पात मचाया, जिससे कई लोगों को चोटें आईं। इससे फसलों और झोपड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है।